हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोएब सर क्लासेस। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का, मनी एंड क्रेडिट। तो आज हम जो बात करेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम बात करें कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, आप डेली लाइफ एवरीडे देख सकते हैं डेली में कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी प्रोडक्ट बाय एंड सेल करना है, यानी एवरीडे लाइफ में जो भी हम वर्क करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एज अ मीडियम ऑफ मनी। तो अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ और आपसे बात करूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है मनी का, एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है मनी की। कुछ भी आपको खरीदना है, कुछ भी आपको सेल करना है, वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं? मनी के थ्रू। तो मनी, वाई ओनली मनी? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मनी ही क्यों? ठीक है, तो व्हाट वाज द सिचुएशन? दो यहाँ पे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, यानी कि तब क्या सिचुएशन रही होगी जब मनी थी ही नहीं, यानी उससे इन्वेंशन से पहले 200 साल पीछे चले जाइए आप, तो उस टाइम पे कैसे लोग प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे या सेल करते होंगे? जब मनी था ही नहीं तो कैसे ट्रांजैक्शंस होते होंगे? मतलब उस टाइम की सिचुएशन क्या थी? तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं शूज़ और शूज़ मैन्युफैक्चरर का और वीट सेलर का। ठीक है, एक शू मैन्युफैक्चरर है और एक वीट सेलर है। अब क्या है, यहाँ पे शू मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चर किए, उसने उसको सेल किया और क्या किया, उसको बदले में क्या मिला? मनी मिली। अब वो जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है मनी के थ्रू खरीद सकता है। सेम ऐसे ही वीट सेलर है, उसने वीट उगाया और उसके बाद वो चाहे उसको बेच करके अब जो उसको खरीदना है वो खरीद सकता है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी बाय कर रहे हैं, है ना, डेली। और आप देखेंगे इन अ सिंगल डे ना जाने कितने ट्रांजैक्शंस हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, यानी मनी से पहले क्या सिचुएशन रही होगी। कोई तो ऐसा जरिया होगा जिससे लोग आपस में प्रोडक्ट्स को खरीदते थे, बेचते थे। तो बहुत सारे रीजंस भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की, यानी बार्टर एक्सचेंज। अब इसका मतलब क्या है? सिस्टम दैट डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मनी का यूज नहीं होगा। एक इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं शू मैन्युफैक्चरर और वीट सेलर से, कि अब क्या है यहाँ पे, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। क्या रीजंस है, क्या प्रॉब्लम्स फेस की हमने वाटर सिस्टम में? कि पहला हम कह सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आप कहेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? तो ये शू मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, शू मैन्युफैक्चर किया। अब शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए? वीट चाहिए वीट सेलर से। कितना? 1 kg मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मनी का यूज तो नहीं हो रहा है, हम बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स डायरेक्टली। तो वो किस हिसाब से एक्सचेंज करेंगे? उसको 1 kg वीट सेलर को चाहिए, मतलब सेल करना है। ठीक है, लेकिन जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको हो सकता है ½ kg की ही नीड हो। तो अब वो क्या करेगा? 1 पेयर शू में 1 kg एक्सचेंज हो सकता है। अब लेकिन उसको हाफ चाहिए, तो क्या वो सिर्फ हाफ शूज ही दे करके रह जाएगा? तो हाफ शूज तो हमारे किसी काम का नहीं होगा ना। मतलब एक शूज हम एक्सचेंज तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें दोनों का एग्रीमेंट भी तो होना चाहिए ना, वरना कैसे? आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, हॉर्स और काऊ का ही ले लीजिए। ठीक है, कि मैंने एक्सचेंज किया काऊ और 2 हॉर्स। तो अब हमें 2 हॉर्स की नीड है ही नहीं, एक ही हॉर्स की नीड है। तब हम क्या करेंगे? काऊ को आधा थोड़ी करेंगे कि इतना ही हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो क्या रही? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये आपको क्लियर हो गया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? कि इसमें हमारा यहाँ तो दोनों की आपस की इच्छा होनी चाहिए कि हमको कितना मतलब हम ले रहे हैं एक दूसरे से, और अगर नहीं है
तो नेक्स्ट है व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल। अब मैं वीट बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। तो सामने वाले को भी तो जरूरी तो नहीं ना, एक एग्जाम्पल हम मार्कर से ले लेते हैं कि मैं मार्कर प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है वो इंक। अब हमें एक्सचेंज करना है, ठीक है, मुझे इंक की नीड है, लेकिन ये भी तो हो सकता है जो अदर पर्सन है उसको मार्कर की नीड ना ही हो। तो आपको ये बात क्लियर हुई। इसीलिए हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस हम कह सकते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये एक छोटा सा हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन या समरी रही इस चैप्टर में कि मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहा है। तो मतलब क्या होना चाहिए, एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हमारे अगर हमें नीड है तो वो क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होने चाहिए। दूसरा, जो अगर पर्सन की डिज़ायर है वो अदर पर्सन की भी डिज़ायर होनी ही चाहिए, तभी हम आसानी से सोल्ड और बॉट चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना है, अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे, अगर हम देखें कि मनी की स्टोर्ड वैल्यू तो होती है ना, अगर पहले की सिचुएशन में मैं बात करूं तो पहले क्या था, प्रीशियस मेटल्स थे जिनसे कॉइन बने, ठीक है। अब वो जो प्रीशियस मेटल थे, फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, तो गोल्ड की अगर वैल्यू 10 ग्राम है, ठीक है, तो वो कितना, हम उसको कितना मान के चलेंगे कि भाई 30,000 हो गया। अगर ऐसे ही यहाँ पे मैं बात करूं, मतलब फॉर्म्स ऑफ मनी में अगर हम बात कर रहे हैं, पेपर और नोट्स हो गए, तो पेपर पे 5 रुपए का भी नोट है, 10 का भी है, 20 का भी है, 2000 का भी है। आप कहेंगे उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, स्टोर्ड वैल्यू क्या है। एक स्टोर्ड वैल्यू तो है ना, जैसे 2000 का नोट है तो एक स्टोर्ड वैल्यू है कि हम इसमें इतना सामान इस वैल्यू के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन आप कैसे कहेंगे कि वो एक स्टोर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों हमने मनी को एक्सेप्ट किया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के थ्रू जो है ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब अगर हम बात करें, पहला इसमें टॉपिक है हमारा करेंसी। तो करेंसी किस फॉर्म में है हमारे पास अवेलेबल, पेपर और नोट। अगर पहले हम देखें तो प्रीशियस कॉइन्स में हुआ करता था, और वो कॉइन्स भी प्रीशियस मेटल से मिलकर के बनते थे, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनसे। तो अब यहाँ पे जो मॉडर्न फॉर्म है करेंसी की वो क्या है, पेपर और नोट्स, ठीक है। तो करेंसी में अब क्या हम बात करेंगे कि भाई डेली में, एवरीडे लाइफ में हमें करेंसी की नीड है। दूसरा, इजीली हम कैरी कर सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कि चीज़ों को बाय एंड सोल्ड हम किसके थ्रू कर रहे हैं, करेंसी के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमने कैटल और किसका, भाई एज अ मनी के तौर पे पहले हम कैसे यूज करते थे, मनी नहीं हुआ करती थी तो हम कैसे यूज करते थे कि एनिमल्स का यूज किया, कैटल का यूज किया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या है यहाँ पे पेपर और नोट का यूज कर रहे हैं, तो न्यू फॉर्म ऑफ करेंसी में हमें क्लियर हो गया। दूसरा है डिपॉजिट विद बैंक्स। अब डेली, डे टू डे, एवरी डे हम जितना हमको नीड है उतना हमने अपनी सैलरी को, जो भी हमारी अर्निंग्स हैं उसको हमने खर्च कर लिया। बाकी का जो बचा हुआ है उसको भाई कहीं ना कहीं लोगों को सेव भी करना है, तो उसको सेव करने के लिए हमने क्या किया कि डिपॉजिट कहाँ किया, बैंक्स में। अब बैंक्स में डिपॉजिट करने का प्रोसीजर क्या है कि भाई हमने अपने नाम का एक अकाउंट ओपन कराया, और जितना भी हमें लग रहा है कि हमारे पास, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी लास्ट मंथ के लास्ट में सैलरी आई, ठीक है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी एक्स्ट्रा पे है तो इसको मुझे सेव करना है, तो मैं वो किस फॉर्म में सेव कर सकती हूँ, डिपॉजिट विद बैंक्स। और जब चाहे तब, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट है मनी की, तो मैं उसको वापस भी ले सकती हूँ, विड्रॉ भी कर सकती हूँ।
और साथ ही साथ क्या है, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, जो मनी हमने सेव की, एक तो हम सेव आसानी से सेव हो गया, दूसरा जो हम सेव कर रहे हैं उसको जब चाहे तब विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो पहला हमें ये भी बेनिफिट है, सेव भी रहेगा, जब चाहो तब जब रिक्वायरमेंट है तो आप विड्रॉ भी कर लो, और साथ ही साथ हमें बैंक क्या भी कर रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है। तो वो जो इंटरेस्ट हमको बैंक से मिल रहा है वो क्या है, एज अ मनी की फॉर्म, मतलब है तो एक तरीके से मनी ही ना, हमको एक्स्ट्रा मनी भी साथ ही साथ मिल रही है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स भी क्या है, यहाँ पे अभी लास्ट हम क्या मतलब जो ब्रॉडली हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी जो चेक पेमेंट है क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का ही पार्ट है। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क के अंदर आ सकता है, ठीक है, डिफाइन चेक ये भी हो सकता है, या व्हाट डू यू मीन बाय चेक। तो आपको ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन पढ़ के जाना है कि चेक क्या होता है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in whose name the check has been issued। यानी कि अब देखिए, आप इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे कह सकते हैं, या तो हम मनी को एज अ कैश निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि चेक के थ्रू भी हम मनी ट्रांसफर या डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चेक क्या है, एक सिंपल पेपर है, ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल हमारे हाथ में अमाउंट नहीं है, कोई नोट नहीं है जो फिजिकली कैश नहीं है हमारे हाथ में, सिर्फ एक पेपर है जिसको, जो पेपर क्या कर रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे बैंक को इंस्ट्रक्ट पेपर कैसे कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो हमने जिसको पे करना है उसका नाम लिखा, जितने रुपए हमें मतलब मनी हमें उसको ट्रांसफर करनी है या पे करनी है उतना हमने, फॉर एग्जांपल 57,000 करना है तो मैंने वहां पे 57,000 लिख दिया। अब तो पर्सन टू दी पर्सन यानी पर्सन टू पर्सन हो गया, मैंने वहां पे क्या किया, डेट डाला, ठीक है, जिस पर्सन को मुझे भेजना है उसका नाम लिखा, जितना अमाउंट भेजना है वो मैंने वहां पे लिखा, whose name the check has been issued, तो वो उस इशू चेक उसको हो जाएगा। अब ये इस प्रोसीजर में हमने क्या किया, फिल किया, बैंक गए, उनको दिया, उन्होंने क्या किया, उसमें जिसका नाम था, जितना अमाउंट था वो उसको इशू कर दिया। तो यहाँ पे आपको कोई फिजिकल तो नहीं मतलब रहा ना, कैश का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहा, एक पेपर के थ्रू हमने ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है, डिपॉजिट या विड्रॉ जो भी हमें करना है। तो पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश कैन बी सेटल्ड विद चेक, यानी इस लाइन से हम क्या समझें, पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश, यानी कि हम ट्रांजेक्शन्स पेमेंट कर रहे हैं किसकी, विदाउट द यूज ऑफ कैश, यहाँ पे कैश का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, कैन बी सेटल्ड विद चेक, तो वो किससे सेटल कर सकते हैं, चेक से। और ये यहाँ पे क्या हो गया, एक ये भी क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। एग्जाम्पल आप मेरा ले लीजिए, अब आप कहेंगे कि मैम आप ही ने तो बोला है कि इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, इस पेपर की कोई वैल्यू से मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आपने ही बोला है कि कोई फिजिकल नोट्स तो हमारे पास है नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, अब अकाउंट में ही नहीं है तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर हो सकता है इसके थ्रू, इस एज अ मीडियम, मतलब ये डिपॉजिट या विड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अकाउंट में भी सेविंग्स होने चाहिए, मनी होना चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं, वरना आप कहेंगे कि मैम आपने ही मना किया था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश कैन बी सेटल्ड विद चेक, इससे हमें एक एग्जांपल आप मेरा ले लीजिए कि जैसे मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आई, ठीक है, अब वो सैलरी मुझे कैश में चाहिए ही नहीं, तो मैंने मतलब जो मेरे प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अब प्रिंसिपल से याद आया, आप एक बात समझ लीजिए कि स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने पेपर पे कुछ लिख कर दे दिया तो वो सारे टीचर्स को फॉलो करना होता है कि नहीं होता है, तो सेम ऐसे ही चेक का भी हो गया ना कि हमने जो पेपर पे लिख दी, जो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी वही तो बैंक उसको फॉलो करेगी, उस ही चीज, क्योंकि वो पेपर किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल से आपको समझ में आया ना, जैसे प्रिंसिपल क्या करती है, भाई एक पेपर लिखा, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन देनी है साइन किया और उसको अब सब
टीचर्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि मेरी सैलरी आई तो वो मुझे कैश में नहीं चाहिए, है ना, तो उन्होंने क्या किया उसमें मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको चेक इशू कर देते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम जितना मेरी सैलरी है उतना लिखा और साइन किया, हो गया। अब वो जो सैलरी है मुझे कैश में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, बैंक में गई, ठीक है, अपना चेक लगा दिया और वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश का कोई भी रोल नहीं रहा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ, एक पेपर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो ये जो पेपर है यानी जो चेक है उसको हमने क्या बोला है या क्या बताया है, एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।